हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के 10वें और अंतिम अध्याय में। इस अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का 7वां भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 259 से लेकर 262 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम पूर्णांकों का अन्य स्थानों पर उपयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले बैंकिंग, जहां हम लेन देन करते हैं, जमा निकासी करते हैं यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं। माना आप अपनी पिछले महीने के 100 रुपए की बचत से स्थानीय बैंक में एक खाता खोलते हैं। अब बैंक में आपकी जमा राशि 100 रुपए है। 100 रुपए डिपॉजिट करते हुए आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, खोला है, खाता खोला है। उसमें अभी आपका 100 रुपया जमा है। अगले दिन आप 60 रुपया कमा लेते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं। यह राशि आपकी पासबुक में जमा यानी कि क्रेडिट के रूप में दर्शाई गई है। जब हम जमा करते हैं तो वो क्रेडिट होता है और जब निकासी करते हैं तो वो डेबिट होता है हमारे अकाउंट से। आपकी बैंक में नई शेष जमा राशि है। पहले देखिए 100 रुपए था, बाद में हमने 60 रुपए और जमा कर दिए तो बढ़ जाएगा 60 रुपया। कितना हो जाएगा? 160 रुपया। तो अभी हमारी जो नई शेष जमा राशि है वो कितनी है? 160 रुपए है। रुपए 160 है अभी हमारे पास। ठीक है। अगले दिन क्या होता है, आप अपने बैंक खाते से 30 रुपए का बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं। ठीक है। अब आपके पास 160 रुपए था, उसमें से जो है आपने 30 रुपए का बिजली बिल जमा कर दिया। यह राशि आपकी बैंक पासबुक में निकासी यानी कि डेबिट के रूप में दर्शाई गई है। ठीक है। अब आपके बैंक में शेष जमा राशि है। लास्ट जो अकाउंट में बैलेंस था वो कितना था? 160 रुपए था। उसमें से 30 रुपया हमने बिजली का बिल जमा कर दिया तो 160 में से 30 रुपया घट के अब हमारे पास कितना हो जाएगा? तो अब जो जमा राशि है वो है रुपीज 130 रुपए। रुपीज 130 है ना। तो अब हमारा 160 में से 30 रुपया जो है घट जाएगा और अब जो नई राशि है, जो नया बैलेंस होगा अकाउंट का, वो होगा 130 रुपए। अगले दिन आपको व्यवसाय के लिए 150 रुपए की एक बड़ी खरीदारी करनी पड़ी। पुनः खाते में यह राशि निकासी में दर्शाई गई है। यहां देखिए क्या हो रहा है। आपका जो लास्ट बैलेंस था वो कितना था? 130 रुपए था और आपको 150 रुपए की खरीदारी करनी पड़ी और आपने बैंक से ही पेमेंट कर दिया। यानी कि आपने 130 रुपए के बैलेंस में से 150 रुपए का पेमेंट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? बैलेंस सिर्फ 130 रुपया है और खर्चा 150 रुपया कैसे कर सकते हैं? अब आपकी बैंक में शेष जमा राशि क्या है? तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि क्या यह संभव है। तो इसका आंसर है कि हाँ, कुछ बैंक अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी रूप से जो है आपकी जमा राशि को ऋणात्मक होने की अनुमति देते हैं। उसका भी एक लिमिट होता है कि आपके बैंक में बैलेंस नहीं है फिर भी आप कुछ सर्टेन पेमेंट कर सकते हैं एक लिमिट तक, और बाद में जब आप उसमें पैसे जमा करेंगे तो बैंक जो है अपना जो आपका माइनस में बैलेंस था उसको एडजस्ट कर लेता है, उसको काट लेता है और साथ ही साथ उसके अतिरिक्त भी कुछ शुल्क या कोई अन्य शुल्क भी लेता है। यदि आपकी जमा राशि ऋणात्मक होती है, माइनस में जाता है आपका बैलेंस, ठीक है, तो बैंक जो है ब्याज या शुल्क के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, चार्ज के रूप में कुछ अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। आइए इसे हल करते हैं। हमारे बैंक में अकाउंट में जो बैलेंस था वो 130 रुपए था प्लस में, ये हमारा बैलेंस था। हमने क्या किए, इसमें से खर्च कर दिए 150 रुपए, निकासी कर लिए यानी कि माइनस हो गया अकाउंट से। ठीक है। हमारे अकाउंट से कितना पेमेंट कट गया है? -150। अब -150 को हम इसके साथ एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, -150 को हम दो भाग में लिख सकते हैं, -130 और -20, दोनों मिलके -150 हो जाएगा। तो यहां पे हम वही चीज कर लेते हैं, -130 और -20 लिख लेते हैं। ठीक है।
अब देखिए प्लस 130 माइनस 130 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, -20। तो इस तरह से हमारी जो अभी शेष जमा राशि है वो कितनी हो जाएगी, -20 रुपए। ठीक है। आगे है कि पिछले दिन की आपकी बड़ी खरीदारी की रणनीति से आपके व्यवसाय में अगले दिन की आय 200 रुपए थी। तो अब आपके जो है अकाउंट बैलेंस क्या होगा, देखिए इससे पहले जो था हमारा माइनस में चला गया था 20 रुपया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास प्लस आया 200 रुपया, मतलब 200 रुपया की हमारी जो है सेल हो गई। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस होगा, तो ये 200 को हम दो भाग में लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 20 और दूसरा 180 प्लस के रूप में। इसको हम दो भाग में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +20 और यहाँ लिखेंगे +180। ठीक है। अब देखिए -20 और +20 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा, 180 रुपए बचेगा। तो इस तरह से अब आपकी शेष जमा राशि क्या है, तो ये हो चुकी है ₹180। क्लियर है। आप जमा राशि को धनात्मक तथा निकासी को ऋणात्मक संख्याओं के रूप में सोच सकते हैं। आपकी कुल जमा धनात्मक संख्या और निकासी ऋणात्मक संख्या का योग आपके बैंक खाते में कुल शेष जमा राशि है, यानी कि बैलेंस है। यह धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई भी हो सकती है। बैंक का अकाउंट आपका माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। सामान्यतः आपको बैंक खाते में धनात्मक योग राशि रखने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप कोई पेमेंट कर देते हो जिससे आपका बैंक अकाउंट जो है निगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। इससे आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि उस पेमेंट के अगेंस्ट में जो है बैंक आपसे कुछ सर्टेन चार्जेस आपके बैंक अकाउंट पे लगा देगा या फिर कोई इंटरेस्ट आपसे ले सकता है। तो आपके धनराशि की क्या होगी, लॉस होगी, हानि होगी। तो हमें जो है इस तरह के पेमेंट से बचना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस है तभी हमें कुछ पेमेंट वगैरह करना चाहिए। आगे है, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है, माना आप 0 बैलेंस के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं। इसके पश्चात आप उसमें 30, 40 और 50 रुपए जमा करवाते हैं और 40, 50 और 60 रुपए की निकासी करते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है? तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहां पे हमने क्या किया है, सबसे पहले जमा किया है। तो जमा राशि कितना होगा आपका, पहले इसे निकाल लेते हैं। जमा कितना कितना किया था, 30 रुपए प्लस 40 रुपए प्लस 50 रुपए। तो कुल जो जमा हमारा हो जाएगा 30, 40 हो जाएगा 70 और 50 120 रुपए। चूंकि जमा किया है तो ये हमें प्लस में लिखना है। निकासी, जो हमने बैंक के खाते से पैसा निकाला है उसे लिखते हैं। कितना कितना निकासी किया है आपने, निकासी कर रहे हैं तो माइनस में लिखाएगा 40 रुपए माइनस, फिर प्लस दे करके लिखते हैं -50 रुपया, फिर प्लस दे के लिखते हैं -60 रुपया। ये हमने निकासी करी है टोटल। तो इसमें करना क्या है, माइनस साइन रहने दीजिएगा, सिर्फ संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 40, 50, 90 और 60 150 रुपए ये हमने निकासी कर लिए। कुल मिलाकर के जो है तीनों को जोड़ने पे आपको आएगा 150 और इसके आगे माइनस का साइन होगा क्योंकि तीनों के आगे ही माइनस साइन लगा हुआ है। तो माइनस साइन निकासी के लिए और जमा के लिए प्लस साइन। अब जो है हमारे पास कितनी राशि शेष है यह निकालना है। तो हम इसे इस तरह से करेंगे। देखिए 120 हमने जमा किए, ठीक है। -150 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए -150 को दो भाग में आप ऐसे लिख सकते हैं, -120 और फिर -30, ठीक है। दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -185 आ जाएगा। तो आगे हम इसे क्या करेंगे, -120 और -30 के रूप में लिख लेते हैं। दोनों मिलकर के तो 150 हो ही जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में भी 120 माइनस में भी 120 कट जाएगा। तो हमारा
बचेगा क्या, माइनस में 30। ठीक है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में जो है बैलेंस निगेटिव में चला जाएगा, ऋणात्मक में चला जाएगा, और ये जो होगा वो होगा 30 रुपए माइनस में। ये इसका आंसर होगा पहला का। चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा में क्या कहता है, माना आप जीरो बैलेंस के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं और अपने उसी खाते में से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 रुपए निकाल लेते हैं। इसके पश्चात आप एक बार में 256 रुपया जमा कर देते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है। तो यह देखिए, जीरो बैलेंस के साथ आपने खाता खोला और निकासी ही करते चले गए, उसमें अकाउंट में बैलेंस भी नहीं था, लेकिन आप उसमें से पैसे निकालते चले गए। तो सबसे पहले निकासी कितना किया है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए निकासी हमारा था माइनस में 1 रुपया, इसको जोड़ते जाएंगे, माइनस में 2 रुपया, फिर माइनस 4 रुपया, फिर माइनस 8 रुपया, ये सब अलग अलग आप निकासी कर रहे हो। फिर माइनस 16 रुपया, फिर माइनस 32 रुपया, फिर माइनस 64 रुपया और फिर माइनस 128 रुपया। ठीक है, इतना हमने जो है निकासी किया है। तो सारे के सारे माइनस में है, तो एक साथ सबको कर लेते हैं और माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के देखिएगा तो हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 8, 15, 15 और 16 हो जाएगा, 15, 16 हो जाएगा 31, 31 और 32 हो जाएगा 63, 63 और 64 मिलकर के हो जाता है 63 और 64 को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 3, 7, 6, 6, 12, 127, 127 और 128 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 255। कितना आ जाएगा, 255। यानी कि कुल निकासी जो आपका हुआ है माइनस 255। और जमा हमने कितना किया था, यहाँ पे दिया गया है कि एक बार में आप 256 रुपए जमा करा देते हो, तो ये प्लस हो गया 256। अब कितनी राशि शेष है, तो शेष कितना होगा, देखिए माइनस 255 में अकाउंट चला गया था। ठीक है, उसके बाद आपने 256 रुपए जमा किए, तो इसको हम दो भाग में लिख सकते हैं, प्लस 255 और प्लस 1, दोनों मिलके तो 256 हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 255 और एक प्लस में 255, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। बराबर क्या बचेगा, प्लस 1, यानी कि आपके अकाउंट में जो है 1 रुपए शेष रह जाएगा। यही आपका आंसर होगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3, आपके बैंक खाते में प्रायः धनात्मक जमा राशि अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके तहत अस्थायी रूप से ऋणात्मक यानी कि निकासी शेष जमा राशि सार्थक हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं हल के रूप में कि बैंक खाते में प्रायः धनात्मक शेष राशि बेहतर होती है। इस स्थिति में हमें ब्याज भी मिलता है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें से कुछ राशि निकाल भी सकते हैं। हालांकि इमरजेंसी के समय यानी कि आपातकालीन स्थिति में आप अपनी शेष जमा राशि से अधिक राशि निकालकर खाते में ऋणात्मक राशि अस्थायी रूप से रखकर इसे सार्थक भी बना सकते हैं। यानी कि अगर बैंक हमें यह फैसिलिटी देता है कि आपके बैंक में अगर उतना अमाउंट नहीं है जितने आपको जरूरत है एक लिमिट तक, तो आप अपने अकाउंट में माइनस में जाते हुए वो पैसा निकाल सकते हैं और जैसे ही आपके पास में राशि अरेंज हो जाए तो आप फिर से उतना राशि जो है बैंक में जमा करा दें। इससे आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में ही आपको ये करना चाहिए। आगे है भूगोलीय प्रतिच्छेद। हम भूगोलीय विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार और रेगिस्तान आदि की ऊंचाई समुद्र तल से आरंभ कर नापते हैं। समुद्र तल पर ऊंचाई 0 मीटर होती है। समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक तथा उसके नीचे की गहराई को ऋणात्मक संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। आइए पता लगाएं। भौगोलिक प्रतिच्छेद को देखते हुए उनकी संबंधित ऊंचाइयां लिखिए। यहाँ पे हमें जो है इस तरह से कुछ भौगोलिक प्रतिच्छेद जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस है दी गई हैं। इसे देखकर हमें जो है
ए बी सी डी ई एफ जी, इन बिंदुओं का जो ऊंचाई है वो बताना है। ऊंचाई है या फिर गहराई है, ये हमारा जो है समुद्र तल है। ये वाला जो तल आप देख पा रहे हैं ये 0 है, यानी कि ये समुद्र तल है ना। इससे ऊपर ऊंचाई होगा धनात्मक में और इससे नीचे जो है गहराई होगा ऋणात्मक में। और बीच बीच में आप देख पा रहे हैं कि कुछ डॉटेड लाइंस भी दिए गए हैं। मान लिया जाए ये 0 है, 0 से लेके 5 तक में जो है कुल कितने हिस्से हैं वो आप देख लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हिस्से हैं। यानी हर एक डॉट जो है 100-100 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, इसे आप समझ लें। यहां पे भी जाएंगे तो ये देखिए, जैसे ये 0 है तो ये माइनस में 100, ये -200, ये -300, ये -400 और ये वाला जो है -500 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस में 100 बढ़ेंगे और नीचे आएंगे तो माइनस में 100 नीचे आते जाएंगे। अब हमें इन सारे बिंदुओं का मान निकालना है। सबसे पहले हम ए का मान लिखेंगे। ए का मान देखिए कितना है, तो ये बिल्कुल यहां पे है, 1500 की ऊंचाई पर है, तो इसका मान जो होगा हमारा +1500। क्या होगा? +1500। अब आते हैं बी बिंदु का मान। इसका मान कितना है, तो ये देखिए बिल्कुल ही यहां पे है और ये समुद्र तल से नीचे की ओर है, -500 पर है ये, तो इसका मान कितना होगा? -500। तो बी वाले कॉलम में आप क्या भरेंगे? -500। सी वाले में आते हैं। सी का मान कितना होगा? देखिए ये समुद्र तल से ऊंचाई पे है, लेकिन कितना ऊंचा है? 1, 2 और ये तीसरे पे है ना, लगभग ये तीसरे तल पे है। ठीक है, तो इसका मान हम लिखेंगे +300। 250 से 300 के लगभग में है ये, तो तीसरा का मान हमने सी का लिखा है +300। यहां देखिए ये 0 है, ये 100, ये 200 और ये 300। डी का मान अगर आप देखेंगे तो समुद्र तल से नीचे की ओर है। कितना नीचे है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है माइनस में 1000 है, ये 1100 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा। तो ये कितना में है? -1200 में। डी का मान कितना है? -1200। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर ई को देखते हैं। ई यहां पे देखिए ये कितना ऊंचा हो गया, यहां तक तो 1000 है, ये 1100 और ये 1200, तो ये +1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में 1200 मीटर। ठीक है, चलिए एफ को देखते हैं। एफ यहां पे देखिए 0 तल से थोड़ा नीचे है, तो ये 1 और ये 2, -200 होगा। एफ कितना होगा? -200। तो इसका मान जो है हम लिख देंगे यहाँ पे -200। और जी को देखिए आप, जी कितना है? 0 से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा +100। कितना हो जाएगा? +100। इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया है हल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इस भौगोलिक प्रतिच्छेद में सबसे उच्चतम बिंदु एवं सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे उच्चतम, अगर आप वापस इस भौगोलिक प्रतिच्छेद को देखेंगे तो सबसे ऊंचाई पर ए बिंदु है ना, और सबसे गहराई में यहाँ पे देखिए डी बिंदु आ रहा है। सबसे गहराई में कौन है? डी बिंदु है। तो सबसे ऊंचाई में क्या आ जाएगा? सबसे उच्चतम में आ जाएगा ए बिंदु, है ना, और सबसे निम्नतम में आ जाएगा डी बिंदु। कौन सा बिंदु? डी बिंदु। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप बिंदुओं ए, बी और से लेकर जी को ऊंचाइयों के अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिख सकते हैं? और भी एक क्वेश्चन है कि क्या आप बिंदुओं को ऊंचाइयों के आरोही या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम अवरोही क्रम लिखेंगे। घटते क्रम में, तो घटते क्रम में हमें क्या लिखना पड़ता है? ज्यादा से कम लिखना पड़ता है, ऊंचा से नीचा, और आरोही क्रम में क्या होगा? नीचे से ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर यहीं पे हम बनाते हैं, क्योंकि फिगर यहीं पे है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अवरोही क्रम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में यहाँ पे हमें लिखना है। तो सबसे ऊंचा कौन है? यहाँ पे देखिए सबसे ऊंचाई पे है ए, तो सबसे पहले ए लिखेंगे। उसके बाद कौन है? ई है। उसके बाद कौन है? ई है, तो ई लिखेंगे। उसके बाद कौन है? फिर सी दिख रहा है, ठीक है, तो सी लिखेंगे।
उसके बाद जी है तो जी लिखेंगे। अब गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बी आएगा, जी के बाद देखिए यहां पे गहराई में अब नीचे की ओर एफ पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक है, और लास्ट में डी आएगा क्योंकि ये सबसे नीचे है। तो ये हो गया अवरोही क्रम जिसमें हम ऊंचाई से गहराई तक जा रहे हैं। और आरोही क्रम क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। आरोही क्रम क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना होगा, सबसे गहराई में जो है उसे पहले लिखना होगा, तो इसी को उल्टा करके लिख देंगे हम। डी सबसे नीचे है, उसके बाद बी है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर सी है, फिर ई है और फिर ए है। इस तरह से यह हमारा उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी जो कि हिमालय पर्वत पर है, इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 8,848 मीटर पॉइंट में समथिंग है, ठीक है। तो इसे लगभग में हम लिख लेते हैं प्लस 8,848 मीटर। और इसका जो स्थान है वो क्या है, नेपाल चीन बॉर्डर, नेपाल चीन सीमा पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि या महासागर तल पर समुद्र तल के सापेक्ष सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, या फिर कहें कि इसकी गहराई कितनी है। यह ऊंचाई ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कि यह माइनस में होगा, समुद्र तल से नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक ही होगा। तो इसका हल है, समुद्र तल के सापेक्ष सबसे निम्नतम जो बिंदु है वो है चैलेंजर डीप। क्या है, चैलेंजर डीप। इसकी गहराई जो है समुद्र तल से 10,924 मीटर नीचे की ओर है, यानी कि ये माइनस में 10,924 मीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा जो है इसकी ऊंचाई होगी नीचे की ओर माइनस में। इसका जो स्थान है वो है मारियाना ट्रेंच जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सो बच्चों, अन्य स्थानों पर पूर्णांकों के उपयोग में हमने बैंकिंग सेक्टर में इसका उपयोग देखा। उसके बाद हमने देखा कि समुद्र तल से किसी भी स्थान की ऊंचाई या गहराई निकालने में भी हम पूर्णांकों का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम तापमान के बारे में जानेंगे कि किस तरह से तापमान को जानने में, रीड करने में भी हमें पूर्णांकों का उपयोग करना पड़ता है। तापमान यानी कि टेम्परेचर। गर्मी के दिनों में आपने समाचारों में गर्म लहर यानी कि हीट वेव के बारे में सुना होगा, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत अधिक गर्मी लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि उस समय तापमान क्या होता होगा? तो बहुत ज्यादा जो गर्मी पड़ती है तो तापमान जो है 40 के ऊपर चला जाता है ना। सर्दी के दिनों में तापमान ज्यादा ठंडा रहता है। विगत वर्ष आपके क्षेत्र में गर्मियों का अधिकतम तापमान तथा सर्दियों का न्यूनतम तापमान क्या अंकित किया गया था, पता लगाइए। तो मैं अपने स्थान का बता सकता हूं, लगभग प्लस में जो है 44-45 तक टेम्परेचर चला गया था गर्मी के दिनों में, और सर्दियों में न्यूनतम +6 डिग्री आ गया था। ठीक है, आगे आप अपने स्थान का पता लगाएं। जब हम तापमान मापते हैं तो मापन की इकाई को सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। आगे दी गई तापमापी जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों ही जो तापमापी है थर्मामीटर, इन दोनों को देख सकते हैं। यहाँ पे रेड वाला निशान आप देखिए, पहले वाले स्थिति में ये 40 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि तापमान यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, प्लस में है। और दूसरे तापमापी में जो तापमान है वो 10 से 20 के ठीक बीचों बीच यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आगे है, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां कभी कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। भारत में ऐसे स्थानों का पता लगाइए जहां तापमान सामान्यतः कई बार 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। इन स्थानों में
क्या समानता है, अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ अधिक ठंड क्यों होती है। तो इसके हल में आप लिख सकते हैं, भारत में वे स्थान जहां कभी कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है ये हैं, जैसे कि शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, अब इसमें जो है लेह लद्दाख भी आप ले लें, ठीक है, इत्यादि। इनमें समानता क्या है, तो समानता यह है कि ये सभी जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्या है, हिल स्टेशंस हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं। और एक और क्वेश्चन है कि अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ अधिक ठंड क्यों होती है। तो इसका कारण यह है कि ऊंचाई पर जो तापमान है वो कम रहता है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से जो है तापमान में गिरावट आती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका हल लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लद्दाख के लेह क्षेत्र में सर्दी के समय अत्यधिक ठंड हो जाती है। नीचे दी गई सारणी को देखिए, यह लेह के नवंबर माह के एक दिन के विभिन्न समयों के तापमान को दर्शाती है। साथ दिन और रात के सही समय के साथ संबंधित तापमान का मिलान कीजिए। तो इस तरह से हमें मिलान करने के लिए कहा गया है, आपको आइडिया लगाना है। ये लद्दाख के लेह में नवंबर के महीने में किसी एक दिन का तापमान है, अलग अलग समय पर 14 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस। समय है रात के 2 बजे AM में दिया गया है, रात के 11 बजे, दोपहर के 2 बजे और दिन में 11 बजे, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट का समय है, ये भी नाइट है। ये क्या है, डे है, और ये भी डे है, ठीक है। सुबह 11 बजे तापमान क्या होगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना, क्योंकि दोपहर में 2 बजे सबसे ज्यादा तापमान होगा, तो ये 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। रात में जैसे जैसे रात बढ़ेगी तापमान क्या होगा, घटते जाएगा। तो 11 बजे की तुलना में 2 बजे सबसे ज्यादा ठंड होगा, रात के 2 बजे, तो यह -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और 11 बजे लगभग -2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। आपको पता ही है कि -4 डिग्री जो है -2 डिग्री से भी कम होता है। इस तरह से हमने पढ़ा था कि ये हमारा मान लिया जाए ये 0 लेवल है, तो यहाँ पे हमारा -1, इसके और कम हो जाएगा तो -2, इससे और कम होगा तो -3, इससे और कम होगा तो -4, यानी कि -4 जो है यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये जो है रात के 2 बजे संभव है, और -2 डिग्री सेल्सियस रात के 11 बजे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान 2 डिग्री का फर्क हो जा रहा है। 2 डिग्री ज्यादा है 11 बजे, और रात के 2 बजे 2 डिग्री और कम हो चुका है। तो इस तरह से इसका हम यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा यह सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।